इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज का जो मुद्दा है वो गोदी मीडिया पर है। रवीश बाकायत पांडे ने गोदी मीडिया जैसा टर्म उछाला था। आज वो राहुल, प्रियंका, सोनिया की गोदी में बैठा दिखाई दे रहा है और सबूत के साथ। हालांकि वो शुरू से था, लेकिन सबूत के साथ वो दिखाई दे रहा है। उसने गोदी मीडिया का टर्म उछाला था फेक न्यूज वालों के खिलाफ। आज फेक न्यूज पर एनडीटीवी पर कार्रवाई हुई है। फेक न्यूज की गोदी में एनडीटीवी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे चैनलों को वो आरती भजन सरकार की वंदना कहता था, आज वो कांग्रेस की वंदना में ये बिल्कुल पीआर एजेंट की तरह बिहार सरकार को बदनाम करने पर लग गया है, क्योंकि बिहार में उसका भाई ब्रजेश पांडे राहुल सोनिया की पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक पत्रकारिता को किस तरह से डिफाइन किया जाना चाहिए। कल एक व्यक्ति ने, जब मैंने कमेंट लिखा तो लिख दिया कि अर्नब के फादर भी तो भाजपा से चुनाव लड़े थे। पत्रकार को चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जब पत्रकार दोगला हो, जैसे एमजे अकबर जब भाजपा में आए तो इस रवीश कुमार ने गाली दिया, तो जब गाली दिए हो तो गाली सुनोगे। पत्रकारों को पॉलिटिक्स में आने पर कोई मनाही नहीं है। पहले भी बता दूं, अभी राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरवंश जी, वो खुद पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार की फैमिली का भी आना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन फैमिली का मेंबर जो दुष्कर्म का आरोपी हो, रेप का आरोपी हो, और यही नहीं, महिला रैकेट चलाने का आरोपी हो, उसके पक्ष में बोलना और उसको टिकट मिलना, ये अंतर है। अंतर दो तरह से है, बता देता हूं। पहला कि इसने एमजे अकबर पर हमला किया था जब वो भाजपा ज्वाइन किए थे। आज इसका भाई कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है। को रवीश कुमार का ये भाई, आपको इसमें लाल घिरा हुआ दिख रहा होगा, देखिए। उसको बिहार की जो विधानसभा है उसमें सीरियल नंबर 9 पर आप देखिए, विधानसभा नंबर 14 है गोविंदगंज, इस पर यहां से टिकट मिला है। ये देखिए ध्यान से, गोविंदगंज से ब्रजेश पांडे, रवीश बाकायत गोदी पांडे का बड़ा भाई ब्रजेश पांडे, और इसको ये टिकट मिला है कांग्रेस से। स्पष्ट आपको पता चल गया कि कांग्रेस के लिए क्यों दलाली करता था। और इसी ब्रजेश पांडे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के बड़े बड़े लॉयर खड़े किए गए थे, जिसकी औकात, जिनको हार करने की औकात एक पत्रकार की कभी नहीं हो सकती। कपिल सिब्बल, 6 बड़े लॉयर खड़े किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिनकी अगर खड़े होने की कीमत कर लें तो 3 करोड़ रुपए होती है, 50 लाख रुपए के हिसाब से अगर जोड़ लें तो। वो कांग्रेस के लॉयर खड़े हो गए एक पत्रकार के लिए, कि वो अपने दलाल और अपने एजेंट के लिए खड़े होते हैं। और ये भी झूठ बोला गया सुप्रीम कोर्ट से इसकी गिरफ्तारी को बचाने के लिए कपिल सिब्बल ने झूठ बोला। ये भी आपको वीडियो दिया था। झूठे बयान पर सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से बचा हुआ ये व्यक्ति रवीश पांडे का भाई है, ब्रजेश पांडे, जिसको बिहार विधानसभा आगामी जो चुनाव हो रहा है उसमें बिहार विधानसभा के गोविंदगंज से प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। नीचे सारे हरे हरे वाले प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, तो हरे के लिए क्यों ये दलाली करता था, आप देखते जाइए, नीचे सारे हरे हरे वाले दिखेंगे। और क्यों कांग्रेस की गोदी में बैठा था, ये आप देख लीजिए। टिकट पाने की लालसा में फेक न्यूज का धंधा करता था, ये आप देखिए, स्पष्ट देखिए। और अभी बिहार में जब पिछली बार नीतीश कुमार लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तो तारीफ कर रहा था, अभी एकाएक बिहार सरकार के खिलाफ ये
जो एजेंडा चला रहा है वो अपनी भाई की पार्टी को जिताने के लिए, वो पत्रकारिता नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, ये हितों के टकराने का मामला है। जहां इसका भाई खड़ा हुआ, ये देखिए, जहां इसका भाई खड़ा हुआ है उस पार्टी को जिताने के लिए ये खेल कर रहा है। ये दूसरा फोटो, ये उस पार्टी को जिताने के लिए खेल कर रहा है, ये आज स्पष्ट। ये ब्रजेश पांडे, यही ब्रजेश पांडे है, बिहार कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी था, और ये आज टिकट मिला है। अब ये नीतीश कुमार के खिलाफ जो एजेंडा चलाएगा, वो एजेंडा अपने भाई और उसकी पार्टी को सत्ता दिलाने का होगा, पत्रकारिता नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। अब इस रवीश गोदी पांडे का मैं दूसरा कारनामा बताऊं। रवीश गोदी पांडे ने आज एक पोस्ट लिखा फेसबुक में। पहला मुद्दा भाई वाला हो गया, स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का दलाल है, क्लियर हो गया, विजन क्लियर है इसका, कांग्रेस को जिताने के लिए अब तक काम करता रहा, ये भी विजन क्लियर हो गया आपको। कांग्रेस में भाई को टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग करता रहा, ये भी क्लियर हो गया। खुद इसकी पत्नी पे भी कहते हैं प्रोफेसर जो बनी, उसमें भी बड़े किसी पॉलिटिशियंस ने जैक लगाया था। तो सब इसका, ये पूरा कांग्रेस के एजेंडे को चलाता है। कांग्रेस की गोदी में बैठने वाला आज दूसरों को गाली देता है, तो स्पष्ट हो जाना चाहिए ये कितना धूर्त मक्कार इंसान है, बेशर्म इंसान है। अब इसने एक पोस्ट लिखा है फेसबुक पर, उस पोस्ट का हम पोस्टमार्टम करेंगे सबूत के साथ, ठीक है, ताकि रवीश के जो रवीश की गोदी में बैठे हुए जो हरे मक्कार लाल मक्कार हैं, उन हरे लाल टिड्डों को बता दूं कि सबूत के साथ पेश करूंगा कि ये कितना झूठा है, मक्कार है, बेशर्म है। अब आपको बताऊं कि बार्क ने, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बार्क ने अभी इंडिया टुडे, आज तक और रिपब्लिक का विवाद हुआ। इंडिया टुडे का नाम एफआईआर में, इंडिया टुडे का नाम बार्क की रिपोर्ट में, इंडिया टुडे का नाम हंसा रिसर्च की रिपोर्ट में, इंडिया टुडे पर 5 लाख का जुर्माना भी, आरोप लगा रिपब्लिक पर। अब बार्क ने 12 सप्ताह यानी 3 महीने के लिए, जो हर गुरुवार को टेलीविजन की रेटिंग आती थी, उसको कहा कि हम 12 सप्ताह तक नहीं दिखाएंगे, हम इसमें और सुधार कर रहे हैं। अपना फेस सेविंग का खेल बार्क का शुरू हुआ। अब इसको लेकर रवीश कुमार का एक पोस्ट है, और आपको उस पोस्ट के सबूत के साथ में बताऊंगा। अब वो कह रहा है, रेटिंग को लेकर जो बहस चल रही है उसमें उछल कूद में भाग ना लें। ये लोगों को कह रहा है उछल कूद में भाग नहीं लेने को। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि ये और इसका चैनल रेटिंग में कहीं दूर दूर तक नहीं। तो क्या करे, मुंह पर गोबर मले, कालिज तो एक बार मला ही था जेएनयू वाले कांड में, इसकी तो कहीं गिनती ही नहीं है। और मैं आज नहीं कह रहा हूं, आप एनडीटीवी के रिपोर्टर जब इसमें कूद कर आते हैं ट्विटर पर रिपब्लिक के खिलाफ, तो मैं कहता हूं तुम हो कहां भाई, तुम हो कहां? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना भौजी की तरह नाचने आए हो कहां तुम? तो रवीश कुमार की वही स्थिति है, कह रहा उछल कूद में भाग ना ले, क्योंकि ये आउट 10 से भी आउट बाहर हो चुका, ना अंग्रेजी में है, कहीं ना हिंदी में है, कहीं सबसे है निचले पायदान पर, सबसे नीचे से नंबर 1। फिर कह रहा है गौर से सुने देखें कि कौन क्या कह रहा है। जिस पर फेक न्यूज और नफरत फैलाने का आरोप है वही बयान जारी कर रहे हैं कि इसकी इजाजत नहीं देंगे। जिस पर फेक न्यूज और नफरत फैलाने का आरोप है, ये बताया। अब आरोप किस पर है? अब आपको तनिष्क का वो पहले इसने जो फैलाया वो देखिए, फिर उसके एक एक सबूत आपको देता हूं। तनिष्क पे जो इसने एनडीटीवी ने ट्वीट किया था वो देखिए पहले, जो इन्होंने फैलाया था तनिष्क के नाम पर झूठ। ये देखिए आपको, तनिष्क स्टोर अटैक्ड इन गुजरात गांधीधाम। ध्यान दीजिएगा शब्द पे। मैनेजर रिफोर्स टू राइट अपॉलॉजी नॉट एम्ड रो ओवर एड। तनिष्क के नाम पर एनडीटीवी ने झूठ फैलाया था, और ये क्या कह रहा है? जिन पर फेक न्यूज और नफरत फैलाने का आरोप है। फेक न्यूज, ये फेक न्यूज है, कार्रवाई हुई एनडीटीवी पे आपको दिखाऊंगा। और नफरत, हिंदुओं के खिलाफ किस तरह से नफरत, उनको गुंडा बताने का ये एनडीटीवी का काम है, और ये दूसरे को आईना दिखा रहा है। अब आप कहोगे फेक न्यूज कैसे है? तो उस दिन आपको मैं बता चुका हूं कि गुजरात गांधीधाम के स्टोर से एक व्यक्ति ने बात किया, डॉक्टर नील ने। गांधीधाम ने कहा कि मेरा कोई जो है कोई धमकाया नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। उसका पुलिस गई पता करने, उन्होंने कहा कुछ नहीं। आज इस पर एफआईआर दर्ज हुआ। आप एफआईआर वाला देखिए, गुजरात के गृह मंत्री का बयान आप देखिए, आपको दिखाता हूं। ये गुजरात के गृह मंत्री ने जो बयान दिया है
वो साफ उन्होंने कहा है कि द न्यूज ऑफ एन अटैक ऑन ए शोरूम इन गांधीधाम कच बाय एनडीटीवी, साफ नाम लिखा है। और ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लात मारने की जरूरत है, जूते मारने की। ये कह रहा है जो फेक न्यूज और नफरत फैलाने का जिन पर आरोप है, फैला कौन रहा है, अब वो फैला कौन रहा है, देखिए कि एनडीटीवी इज टोटली फेक, गुजरात की सरकार कर रही है, एनडीटीवी इज टोटली फेक, दिस इज ए मोटिवेटेड अटेम्प्ट टू एडवर्सली इंपैक्ट द लॉ एंड ऑर्डर इंसाइट वायलेंस इन गुजरात। गुजरात में हिंसा को भड़काने के लिए बहुत ही प्रायोजित तरीके से एनडीटीवी ने फेक न्यूज फैलाया, ये जांच में आई, ठीक है। आई हैव आस्क्ड टू रजिस्टर्ड ए केस, मैंने कहा है पुलिस से कि केस आप रजिस्टर्ड करो, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु स्प्रेड दिस फेक न्यूज, जिसने फेक न्यूज फैलाकर नफरत फैलाई है। बकायत पांडे क्या कह रहा है कि जो फेक न्यूज और नफरत फैलाने का आरोप है वही बयान दे रहे हैं, तो वही बयान दे रहा है, आज बकायत से जारी कर रहा है, हो गया अपनी बात। अब इसका आगे आपको दिखाता हूं, ये सिर्फ खबर नहीं, गृह मंत्री का बयान नहीं था, इसमें विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, वो भी मैं इसको कहूंगा दिखाने के लिए। एनडीटीवी पर एफआईआर लॉन्च हुआ है, एनडीटीवी पर गांधीधाम में अंडर आईपीसी सेक्शन 153A एंड 505 फॉर रनिंग फेक न्यूज। बकायद क्या कह रहा है, जो फेक न्यूज फैला के नफरत फैला रहे हैं वही बयान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बकायद ज्ञान दे रहा है। एफआईआर लॉन्च्ड अगेंस्ट एनडीटीवी इन गांधीधाम अंडर आईपीसी सेक्शन 153A एंड 505 फॉर रनिंग फेक न्यूज। अब मैं आपको इसको, एक मीडिया ने भी छापा है वो भी दिखा देता हूं, मीडिया ने भी छापा है इसको कि ये गुजरात होम मिनिस्टर ऑर्डर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनडीटीवी फॉर फेक न्यूज about attack on तनिष्क शोरूम, डायरेक्ट टू रजिस्टर्ड ए केस, केस रजिस्टर्ड हो गया है। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गीदड़ हुआ गीदड़ करना शुरू हो जाएंगे, भौंकने शुरू हो जाएंगे, गीदड़ भभकी शुरू हो जाएगी इनकी। अब आपको हिंदुओं ने कैसे विरोध किया तनिष्क का, वो आपको दिखाता हूं, एक वीडियो देखिए। तनिष्क के आगे कितना शांतिपूर्ण तरीके से वो बाहर खड़े रहे, पुलिस है, कोई वेंडलिज्म नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। क्या हमें किसी का को बहिष्कार करने का अधिकार नहीं है? क्या गांधी असहयोग करेंगे तो महात्मा होंगे, हम असहयोग करेंगे तो गुंडे कहलाएंगे? क्या किसी ने बेंगलुरु में आग लगाया? क्या किसी ने आजाद मैदान में लात बरसाए? क्या किसी ने कहां सैबलो हार्दो हुआ और कहां दूसरे देश में हुआ और लखनऊ में गुंडाई किया? किसने किया? जो गुंडाई कर रहे थे उसको बचाया जा रहा है, क्योंकि ब्रजेश पांडे के नीचे हरे हरे वाले को कांग्रेस ने टिकट दिया है, ध्यान से देखिएगा। और ये हिंदू शांति से बैठे हैं, पूरा वीडियो देखिए। तनिष्क के बाहर हम खड़े नहीं हो सकते क्या? हमारा ये केवल गांधी ही शांति प्रदर्शन कर सकते हैं, अहिंसक प्रदर्शन कर सकते हैं, हम अहिंसक असहयोग नहीं कर सकते? तो बकायत पांडे कैसे एक्सपोज हुआ है आप देखिए। अब बकायत आगे क्या कह रहा है, अब बकायत कह रहा है बार्क बदनाम हुआ तो स्थगित कर कुछ ठीक कर, विश्वसनीयता का नया नाटक खेला जाएगा। एनडीटीवी से बड़ा नाटक किसने खेला? एनडीटीवी ने, नीरा राडिया मामले में एनडीटीवी ने, और ये खुद बरखा दत्त ने लिखा है कि राजा को मंत्री बनाने के एवज में लोन दिया आईसीआईसीआई ने 400 करोड़ का प्रणय जेम्स राय को, एनडीटीवी को, जिसका उपयोग कहां हुआ? दक्षिण अफ्रीका में अपना महल खरीदने में। और ये क्या कह रहा है? विश्वसनीयता का नया नाटक खेला जाएगा। ये और एनडीटीवी विश्वसनीयता का कितना बड़ा नाटक खेलते हैं। ये फेसबुक पे पोस्ट लिखा है इस बकायत ने, इसलिए इसके एक एक लाइन का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं। विश्वसनीयता का नया नाटक, भाई को, दुष्कर्म आरोपी भाई के को बचाने के लिए कितना बड़ा नाटक, इसके चैनल का नाटक, ईमानदारी का नाटक, और सब चीज में घिरे हुए। आप लोग कहोगे एनडीटीवी पे और क्या कार्रवाई हुई? लुकआउट नोटिस है, प्रणय जेम्स राय और बीवी उसकी राधिका जेम्स राय देश छोड़कर नहीं भाग सकते, भाग रहे थे, एक दिन मुंबई एयरपोर्ट पे धर लिए गए। ये कार्रवाई है चोर मालिक का चोर नौकर, चोर मालिक का चोर नौकर। हमारे शास्त्रों में है जैसा अन्न वैसा मन। तो जो तो करप्शन के आरोप में गिरे हैं
और चोर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका जो मालिक जिसकी गोदी में बैठकर अपने भाई को टिकट दिलवाया है, राहुल गांधी, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को चोर कहता था। यहां तो प्रणय जेम्सराज चोरी में पकड़ा गया, और चोरी में क्या पकड़ा गया? चोरी में सेबी ने पकड़ा दूसरी चोरी। सेबी में क्या इन्होंने किया कि शेयर की अदला बदली, खरीद फरोख्त अंडर टेबल कर दिया। ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड वाली बात बता रहा हूं मैं, कोई टप्पा नहीं मार रहा। तो सेबी ने कहा कि आपको शेयर बेचना है, किसी को खरीदना है तो ओपन में खरीदिए, ये अदला बदली ना कीजिए। ओपन में जब खोला गया तो जिस अंबानी अडानी को ये गाली देता है, उसी मुकेश अंबानी की कंपनी ने 51% शेयर एनडीटीवी में खरीद रखा था। जब सेबी ने कहा ओपन मार्केट में आइए, ये चोरी छिपे आप ट्रेडिंग मत कीजिए, प्रणय जेम्सराय ने चोरी छिपे ट्रेडिंग किया, गाली अंबानी अडानी को, और उसी अंबानी का 51%, 51% बाद में सेबी ने एक्सपोज कर दिया इन दोगलों को। तो कहा क्या रहा है, विश्वसनीयता तो इस मीडिया की विश्वसनीयता गोबर में मिल चुकी है। गोबर तो इसने अपने मुंह पे माला था जेएनयू वाले कांड पे। गोबर क्या, कोलतार मल लिया था, मुंह काला कर लिया था, बागों में बाहर है। आपको ध्यान होगा, बागों में बाहर वाला जरा पोस्टर चलाते रहो उसके भाई वाला, एक ही लेकर मत बैठो। तो आपने देखा था कि बागों में बाहर वाला पोस्ट, इसका मुंह पे एक सफेदी पोता था, उससे पहले मुंह पे काली पोता था, आज गोबर मल रहा आपने। तो आपको इसका पूरा दिखाई था। अब आगे देखिए, कह रहा है देखो बागों में बाहर है, भाई का देह व्यापार है। ये खूब चला था उस समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो ऑर्डर है मेरे पास, फेक सूचना देकर कपिल सिब्बल ने के भाई को बताया। उसमें हुआ क्या था कि लड़की ने 2 लोगों पे दुष्कर्म के आरोप लगाए। ध्यान से देखिए, ये इसके भाई को ध्यान से देखते जाइए। ये 2 लोगों पे दुष्कर्म के आरोप लगाए, और 2 लोगों पे दुष्कर्म के आरोप लगाए, और ये भी लगाया कि वो देह व्यापार के धंधे में धकेलता था। वो लड़की दलित थी, लेकिन अभी दलित के हाथरस पे नौटंकी करने वाला उस दलित लड़की के पूरे मामले को दबा ले गया। अब क्या हुआ कि एक एक्यूज नंबर 1 एक और व्यक्ति था, वो गया पटना हाई कोर्ट में, और एक्यूज नंबर 2 का केस आया सुप्रीम कोर्ट। देखते जाइए आप। और एक्यूज नंबर 2 आज सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, सीधे मत आइए। और एक्यूज नंबर 2 रवीश का भाई सीधे आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ध्यान से देखते जाइए। अब एक्यूज नंबर 1 ने हाई कोर्ट में कहा, पटना हाई कोर्ट में, कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। इन सब के लिए शादी शब्द ही कहिए, विवाह मत करिए, विवाह बहुत पवित्र शब्द है। तो मैं शादी करूंगा, ठीक है। तो एक्यूज नंबर 1 को कोर्ट भी कैसी, दुष्कर्म का जो आरोप लगाया, देह व्यापार का आरोप लगाया लड़की ने, उसको इजाजत दिया कोर्ट ने कि जाओ विवाह कर लो, शादी कर लो, और उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब ये छूट गया। अब बचा एक्यूज नंबर 2 जो फरार था, इसका भाई। तो एक्यूज नंबर 2 बनाम स्टेट का केस था। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने झूठ बोला, और वो हमेशा झूठ बोलता, आप ध्यान देते होंगे, कि एक्यूज नंबर 2 नहीं कहा उसने, और केस था एक्यूज नंबर 2 बनाम सरकार। एक्यूज नंबर 2 ये है। तो उसने कहा एक्यूज ने पीड़िता से शादी कर लिया है, इसलिए हमारे एक्यूज को छोड़ा जाए। एक्यूज नंबर 1 ने शादी किया था, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया कि एक्यूज ने पीड़िता से शादी कर लिया है, जबकि केस एक्यूज नंबर 2 बनाम सरकार था। तो सुप्रीम कोर्ट को गफलत में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्काल एक्यूज की गिरफ्तारी पर रोक लगाती, और बिहार सरकार को जांच मार्ग कर दिया। अब उस समय बिहार सरकार, बाद में बागों में बाहर वाली नीतीश और लालू की सरकार थी, खेल हो गया। और ये पत्रकारिता सिखाता है। मुंह तो छुछुंदर की तरह लगता है, ये पत्रकारिता सिखाता है। पूरी जिंदगी इसने पत्रकारिता नहीं की है। एंकर प्रस्तोता होता है नाटक में, नाटक वाले आप देखते होंगे, नाटक नौटंकी, उसमें जो सूत्रधार होता है पात्रों के बीच में, ये सूत्रधार है, ये नौटंकीबाज एंकर है। पत्रकारिता का इसका कोई लेना देना नहीं है। इसने आज तक रिपोर्ट के नाम पर, रवीश की रिपोर्ट गली मोहल्ले खरंजे की है। पत्रकारिता का इसका कोई लेना देना नहीं है। पत्रकारिता के भाषा में उसको फीचर बोलते हैं। और पत्रकारिता का इसका क्या है कि जब जज लोया केस में कारवां मैगजीन ने सिर्फ एक तरफा एक जज लोया की बहन से
न जज लोया की पत्नी से, न जज लोया के बेटे से, बहन से बात करके छाप दिया। तो ये उछलते कूदते लगातार रिपोर्ट चलाया। अगर ये रिपोर्टर होता तो उस खबर को कहता कि इसमें दूसरा पक्ष कहां है, उसका वर्जन कहां है। हम लोगों की खबर नहीं छपती थी दैनिक जागरण में जब तक दूसरा पक्ष ना हो। और यही ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने लिया और कहा कि ये फर्जी रिपोर्ट है, जिस फर्जी रिपोर्ट पर ये लगातार कई प्राइम शो करता रहा और सुप्रीम कोर्ट को गाली देते गया। इसी के बिरादरी का इंडियन एक्सप्रेस जांच करने पहुंचा और जब सेकेंड पक्ष लिया तो पता चला कि कारवां का पूरा रिपोर्ट जिस पर एनडीटीवी और बकैत पांडे लगातार शो कर रहा है वो पूरा फर्जी है। अब एक उदाहरण, रवीश कुमार ने पोस्ट लिखा और चलाया, एक संदिग्ध अस्पताल में जज लोया को ले जाया गया। जज लोया कहने का यह मतलब था कि अमित शाह ने मरवा दिया, जहां उनकी ईसीजी तक नहीं हुई। इंडियन एक्सप्रेस ने जब जांच किया तो अस्पताल से ईसीजी की रिपोर्ट निकल आई, पूरा फर्जी रिपोर्ट। कहा जिस गेस्ट हाउस में वो ठहरे थे वहां से उनको एक जज को ऐसे बोल रहा था, ये ऑटो में बैठा कर ले जाया गया अस्पताल तक। जांच हुई तो पता चला कि वो तो कार में बैठ कर गए थे। पूरा फर्जी रिपोर्ट। और इसका फर्जी रिपोर्ट ये भी क्या कर रहा है, फेक न्यूज जो फैलाते हैं। दिल्ली हिंसा में उस शाहरुख पठान को अनुराग श्रीवास्तव बता रहा था। ये इतना बड़ा धूर्त और मक्कार है, इसलिए ये बैठा हुआ है राहुल गांधी की गोदी में, ये बैठा है कांग्रेस की गोदी में, ये उसी की दलाली, इनका पूरा चैनल उन्हीं की दलाली करता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय जो किताब लिखा संजय बारू ने, उसको पढ़ी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह डांट लगाते थे टीवी को, प्रणय राव को, कि ये खबर तुम क्यों चला रहे हो, और प्रणय राव उस खबर को गिरा देता था। ये तो दलाली चलती थी। राष्ट्रपति भवन को अशोका होटल बना रखा था जहां इनके प्रोग्राम होते थे, और ये बकैती जो है बकैती कर रहा। अब लिख रहा है न्यूज चैनलों में पत्रकारिता खत्म हो गई है, तो सच कर अपने चैनल के लिए तो ठीक ही कर रहा है। चंद अपवादों के इस बहस में मत लाइए। ये अपने आप को अपवाद मानता है, तो हर कूड़ा में मुंह मारने वाले को लगता है कि वो अपवादी है। कूड़ा में हर कोई तो मुंह नहीं मारता, नहीं, कूड़ा में मुंह मारने वाला अपवादी है ये। उसके बाद आपको कह रहा न्यूज चैनलों का संकट सिर्फ 4 एंकरों के लफंदर हो जाने का नहीं है। इससे बड़ा लफंदर कौन है? जब बंगाल में ननों के दुष्कर्म का मैटर आया तो इसका मुझे लाइन याद है, बहुसंख्यक की सत्ता के कारण अल्पसंख्यक डर में जी रहे हैं। और जब उन 4 ननों के रेप में उन्हीं की बंगाल सरकार ने पकड़ा बांग्लादेशी हरों को, तो इस पूरी खबर को इसने गिरा दिया, खबर चलाया ही नहीं। बाद में आज तक लोग यही समझते हैं 4 ननों के दुष्कर्म में बहुसंख्यक इतना मक्कार है। तो ये कह रहा है लफंदर, तो इससे बड़ा लफंदर कौन होगा? ये लफंदर मुंह पे कालिक पोंछकर चैनल पे कन्हैया कुमार, उमर खालिद, इन सबको बचाता रहा। कन्हैया के लिए तो बिछ गया था, कन्हैया 3.5-4 लाख वोट से हार गया। ये बिछा ही रह गया, ये रेड कारपेट बना ही रह गया। इसको रेड कारपेट कहिए, ये बिछने वाला है। कमर में इसकी औकात नहीं है, कमर झुका हुआ है, चेहरे पे नफरत झलकता रहता है, पूरे चेहरे पे गड्ढे पड़ गए हैं, क्योंकि नफरत कहीं कहीं तो गड्ढा छोड़ेगा। तो ये नफरतबाज, दूसरों को फेक न्यूज कहने वाला, अभी तो आज ही तो केस दर्ज हुआ तेरे खिलाफ। और आप कहोगे बकैती, अब व्यक्ति की आजादी, तुम्हें झूठ बोलने की आजादी दे दिया जाए, झूठ बोलने की आजादी दे दिया जाए। अब और सुनिए, मीडिया की साख खत्म हो गई है। जिनकी छवि के लिए मीडिया की साख खत्म कर दी गई, अब इस मीडिया को उनकी छवि को लाभ, जिनकी छवि के लिए तुमने सोनिया की छवि के लिए मीडिया की साख खत्म की थी। पूरा एनडीटीवी भ्रष्टाचार के पैसे पर ईडी की जांच में आया। तुम्हारे एक पत्रकार की बीवी का तुमने, पत्नी उनके लिए नहीं कहना चाहिए, बीवी का उपयोग करके टैक्स बचाया। तुम लोगों ने मनमोहन सोनिया की सरकार की जो छवि के लिए पूरी पत्रकारिता को कैसे दांव पे लगाया था। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे, और तुम्हारे चैनल में बरखा दत्त सेटिंग कर रही थी प्रणय जेम्स राय के लिए कि ए राजा को मंत्री बनाओ ताकि माल मुझे मिले। ये तो, अरे बेशर्म, तुम लोगों के तो टेप आ चुके हैं बाहर। बेशर्म रब्बिश, तुम्हारे तो टेप बाहर आ चुके हैं। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? अब देखिए, तो
जिन चैनलों पर फेक न्यूज से लेकर प्रोपगंडा फैलाने का आरोप है, प्रोपगंडा आपको मैंने बताया, बंगाल नन कांड, जज लोया, प्रोपगंडा, फेक न्यूज। अभी आपने देख लिया कि शाहरुख पठान को अनुराग अपने ही शो में कह रहा था, गुजरात में नफरत फैलाकर इसने हिंसा भड़काने की कोशिश की। तो फेक न्यूज और नफरत का कारोबार तो एनडीटीवी करता है। हो गया इसके मुंह पे गोबर। और अब कह रहा है अब कह रहा बिहार का चुनाव, अब आ गया असली औकात पे, क्योंकि भाई की पार्टी को जिताना है। जैसे बिहार का चुनाव, आप बिहार के चुनावी रिपोर्टिंग देखिए, दस्तावेज निकालकर सरकारी योजनाओं की पड़ताल वाली रिपोर्ट टीवी में नहीं होगी। दस्तावेज निकालकर सरकारी योजनाओं की पड़ताल वाली रिपोर्ट टीवी में नहीं होगी। तुम करो पूरे, तो तुमने शिक्षा व्यवस्था क्या क्या बैंक, तुम तो दस्तावेज ही निकालते रहे आज तक, तो मक्कारी झूठ क्यों बोल रहे हो? ये जब लालू के साथ नीतीश बैठे थे गोदी गोदी में, तब तुझे याद नहीं आई दस्तावेज? और आज भाई तुम्हारा भाई के लिए एजेंडा चला रहा है। अब आपको दिखाते हैं, आखिरी दौर में सारी टीमें गई, वे क्या कर रही हैं? राह चलते लोगों से बात कर रही है। अब ध्यान दीजिए, आज राह चलते लोगों से मीडिया बात कर रही है और वो लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, तो इसको दिक्कत है। आपको ध्यान होगा पिछले चुनाव में लालू नीतीश के जब चुनाव लड़ रहे थे तो राह चलते लोगों से पूछ रहा था, ये कौन जात हो? ध्यान है आपको? दोगलई आ गया इसके सामने, कौन जात हो, याद है आपको? ये आदमी असल में झूठ बोलने वाला, सच बोलने वाला तो एक बार बोल देता है ना, झूठ बोलने वाला कहां तक झूठ अपना याद रखे। ये झूठ का पिटारा है, दुकान है। तो कह रहा है, लेकिन उनकी बातों में ताजगी नहीं होती, और कह रहा है कि लोग अपनी याद से कुछ बोल रहे हैं और बोलने में अच्छे होते ही हैं, तो उनकी बातों में ताजगी होती है, लेकिन पत्रकारिता खबरों को नहीं खोज रही है। ये जात खोजने वाला पत्रकारिता सिखा रहा है। पिछला बिहार चुनाव तो हुआ ही भाई, जात खोजने वाला पत्रकारिता सिखा रहा है। इससे बड़ी विडंबना, पत्रकारिता का पतन काल क्या होगा, ये लोगों से जात पूछ रहा था बिहार में, और आज ये कह रहा दस्तावेज निकालिए। तो तू निकाल ना, भैया के पक्ष में, भैया भौजी के पक्ष में निकालो। तो ये पूरा इसका जो है, आप इससे आप एक दर्शक के रूप में खास नहीं जान पाते कि क्या है। अब जनता चूंकि मोदी कह रही है, एकदम गांव देहात के जनता में गया, बोला मोदी को वोट देंगे, बोला ये तो नीतीश कुमार का वोट है, तो कहा वो तो ललुआ के साथ है। दिक्कत इसको हो रहा है कि वोट मोदी के नाम पे पड़ रहा है, तो इसलिए कह रहा दर्शक को तो खास नहीं जान पाते, दस्तावेज निकालिए, हमें जाति पूछने की। ये इतना मक्कार लोमड़ी है, इतना झूठा फरेबी इंसान है। अपने भाई के लिए बिहार चुनाव में ये एजेंडा चलाने जा रहा है, कांग्रेस को जिताने के लिए ये बिहार चुनाव में एजेंडा चलाने जा रहा है। नफरत और फेक न्यूज के जरिए ये समाज को बांटने का काम कर रहा है। इसकी पत्रकारिता गटर छाप है। ये खुद राहुल की गोदी में बैठा हुआ है, कांग्रेस की गोदी में बैठा हुआ है, दूसरों को लेक्चर दे रहा है। इसी झूठ पर इसको रमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला है। रमन मैग्सेसे से पुरस्कार विदेशी दलाली के लिए मिलता है। फोर्ड फाउंडेशन की एजेंट जो लोग होते हैं, ज्यादातर उनको मिलता है। तो ये इसकी यही हकीकत है, यही इसकी सच्चाई है। इसकी सच्चाई पर भरोसा ना करें, ये एक झूठा मक्कार भेड़िया है। इसको साफ पैरोटर की थ्योरी में कहूं, ये लोमड़ी है, फॉक्स है ये। इस फॉक्स पे भरोसा ना करें। ये मक्कारी अपने भाई को टिकट दिलाना, उस पर लगे दुष्कर्म के आरोप को नीपने के लिए कपिल सिब्बल जैसे बड़े लॉयर को खड़ा करना, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बुलवाना, उसके बाद पत्रकारिता के नाम पर नंगई करना, पत्रकारिता के नाम पे फेक न्यूज करना, समाज को बांटने वाला नफरत फैलाना, और हरे हरे टिड्डों को साथ लेकर अपने आप को मसीहा साबित, पैगंबर साबित करना। यही इसकी पत्रकारिता शुरू से आज तक रही है। पत्रकारिता के नाम पर ये गोबर है, खुद कह रहा है ये गोबर है। रेमन मैग्सेसे के दलाल गोबर ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।